अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 10वीं किस्त मैं सांप हूँ का दूसरा हिस्सा। अंबर ने गार में लगी आग को बुझा दिया। बाहर से उन्होंने तीरों की बारिश कर दी। अंबर ने कहा, पीछे हट जाओ, दुश्मन हमारी ताक में बैठा है। बाहर स्याहपोश और उसका गुलाम टीले की ओट में बैठे बड़े गौर से गार की तरफ देख रहे थे। फिर वो अपनी तरफ से मुतमईन हो गए कि अंदर वो लोग हलाक हो गए होंगे। और बात भी दुरुस्त थी। भला एक छोटे से गार में आग लग जाए तो इंसान कैसे जिंदा रह सकता है, और फिर जबकि गार का मुंह पत्थरों से बंद कर दिया गया हो। स्याहपोश और गुलाम वहां से वापस चलने की तैयारियां कर रहे थे कि अचानक गुलाम ने कहा, मालिक उधर देखो। क्या है उधर? स्याहपोश ने कहा, मैंने गार के मुंह पर कुछ पत्थरों को गिरते देखा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, भला इन चट्टान जैसे मजबूत पत्थरों को कौन हिला सकता है? अभी वो बातें ही कर रहे थे कि एक धमाका हुआ और उसके साथ ही गार के मुंह के ऊपर लगे हुए सारे के सारे पत्थर धड़ाम से जमीन पर आन गिरे। स्याहपोश हैरान होकर इधर देखता रह गया। फिर उन्होंने मरजाना और अंबर को देखा और तीसरे आदमी को भी, जिसे स्याहपोश ना पहचान सका। स्याहपोश ने हैरानी से गुलाम की तरफ देखा और कहा, यह कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? वो लोग बाहर आ रहे हैं सरकार, तीर चलाएं। और उन दोनों ने तीर कमानों में छोड़कर चला दिए। खट से तीर गार के मुंह पर लगे। अंबर और मरजाना एक तरफ हट गए। मरजाना ने कहा, कमीना स्याहपोश बाहर घात लगाए बैठा है, अब क्या होगा? अंबर ने नागफनी की तरफ देखकर कहा, नागफनी अब तुम अपना काम दिखाओ। जो हुक्म मेरे मोहसिन। नाग ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर फंकार मारी और एकदम फिर से वो सांप बन गया। सांप के रूप में आते ही वो गार से रिंगता हुआ बाहर आया और बाहर निकलकर उसने एहराम के अकब से होकर झाड़ियों के पीछे पीछे उस तरफ रिंगना शुरू कर दिया जिधर स्याहपोश और उसका गुलाम घात लगाए बैठे थे। सांप बड़ी होशियारी के साथ रिंगता आगे बढ़ रहा था। उधर स्याहपोश और गुलाम झाड़ियों में छुपे गार के मुंह पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद तीर बरसा रहे थे। गुलाम ने कहा, मेरे आका, मैं आगे बढ़कर गार के मुंह के पास जाता हूँ और उसके अंदर तीर चलाता हूँ। ठीक है, वरना यूं तो हम सारा दिन बैठे रहेंगे। बोतेक ने तीर कमान कंधे से लटकाए और छुपता छुपाता गार के मुंह के पास आकर एक तरफ छुपकर खड़ा हो गया। उधर गुलाम को गार की तरफ भागते सांप ने नहीं देखा था। वो बराबर उन झाड़ियों की तरफ रिंग रहा था जिधर स्याहपोश छुपा हुआ था। वो स्याहपोश के बिल्कुल पीछे आ गया। उसने देखा कि स्याहपोश ने कमान में तीर जोड़ रखा है और गार की तरफ निशाना बांधे बैठा है। सांप बड़े सुकून के साथ रिंगता उसके करीब आ गया। अब उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन उठाकर फन फैलाना शुरू कर दिया। जब वो पूरी तरह अपना फन फैला चुका तो आगे बढ़कर डसने ही वाला था कि अचानक स्याहपोश की उस पर नजर पड़ गई। उसने जमीन पर से पत्थर उठाकर सांप पर दे मारा। पत्थर दूर जा गिरा और इसी असनाम में सांप ने बिजली की सी तेजी के साथ उसकी पिंडली पर डस लिया। स्याहपोश का सारा जिस्म पत्थर की तरह सुन्न हो गया। स्याहपोश चीख मारकर गिर पड़ा। सांप तेजी से रिंगता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। जहर ने उसके खून में उतरना शुरू कर दिया। उसके कान, मुंह और नाक से खून जारी हो गया और पथराई हुई आंखों के साथ आसमान को देखने लगा। उसे अपने वो सारे जुल्म याद आ गए जो उसने लोगों के साथ किए थे, मगर अब पछताने से क्या हो सकता था। अब तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका था। काश वो अपनी ज़िंदगी में इंसानों पर जुल्म न करता, बल्कि उनके साथ मोहब्बत और मेहरबानी का सलूक करता। दूसरे लम्हे स्याहपोश मर चुका था और उसकी लाश रेत पर पड़ी थी। सांप बड़ा हैरान हुआ कि स्याहपोश का साथी कहाँ है, क्योंकि गार के मुंह पर 2 तीर आकर लगे, जिसका मतलब साफ जाहिर था कि झाड़ियों में 2 आदमी छुपकर बैठे हैं। लेकिन यहाँ उसे दूसरा आदमी कहीं भी नजर न आया। अचानक सांप की नज़र रेत पर पाँव के निशान पर पड़ी। ये पाँव के निशान गार के मुंह की तरफ जा रहे थे। सांप फौरन समझ गया कि दूसरा आदमी हमला करने गार की तरफ गया है। अब उसने तेजी के साथ गार की तरफ भागना शुरू कर दिया। वो रेंगने के बजाय भाग रहा था, क्योंकि उस पर अंबर और मरजाना की जिंदगियों की जिम्मेदारी थी। उसे मालूम था कि अगर उसने ज़रा भी देर कर दी तो गार के बाहर तीर कमान लेकर बैठा इंसान बड़ी आसानी से अंदर के आदमियों को तीर मारकर हलाक कर सकता है। गार के करीब पहुंचकर सांप ने गुलाम बोतेक को देख लिया। वो बड़ी चालाकी और मकारी से गार की ओट में एक पत्थर के सहारे बैठा था। कमान में तीर जोड़कर उसने निशाना ले रखा था और इस इंतज़ार में था कि ज़रा मरजाना या अंबर की शक्ल नजर आए और वो तीर चलाकर उन्हें हलाक कर दे। उस वक्त वो आदमी सबसे बड़ा दुश्मन था। सांप एहराम का चक्कर काटकर पीछे से आया और गुलाम बोतेक के अकब में आकर पत्थरों के दरमियान बैठ गया। उसने अच्छी तरह से गौर कर लिया कि दुश्मन पर किधर से हमला करना है। चुनाचे बाएं पहलू में आकर उसने गर्दन उठाकर बड़े सुकून से अपना फन फैलाया और पलक झपकते के अंदर अंदर बोतेक के पांव पर डस कर परे हटकर बैठ गया और उसकी मौत का तमाशा देखने लगा। बोतेक ने जब देखा कि एक स्याह काले नाव ने उसे डस लिया है तो फौरन कमर से खंजर निकालकर उसने उस जगह को खुरचना शुरू कर दिया जहां सांप ने काटा था।
सांप दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसका जहर इस कदर खतरनाक था कि डसने के साथ ही दिमाग की तरफ पहुंच जाता। फिर भी वो दुश्मन को देखता रहा। बोतिक जख्म पर खंजर चला रहा था कि एकदम उसका हाथ सुस्त पड़ गया। खंजर उसके हाथ से गिर पड़ा। उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई, आंखें ऊपर को चढ़ गईं। उसके कानों, नाक और मुंह से स्याह खून जारी हो गया और वो पत्थर की तरह बेजान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके ज़मीन पर गिरते ही नाग इंसानी रूप में आ गया और उसके करीब खड़ा होकर उसे गौर से देखने लगा कि वो मरा है या नहीं। मरने वाले ने यह देखा कि अभी अभी जिस सांप ने उसे काटा वो इंसानी शक्ल में उसके सामने आ खड़ा हुआ तो उसकी आंखें पथरा गईं। उसके मुंह से ज़रूर चीख निकलती अगर जहर ने उसके हलक को बंद न किया होता। जहर उसके सारे खून में शामिल होकर उसके दिलो दिमाग तक पहुंच गया। चुनाचे वो नागफनी को पथराई हुई आंखों से देखते देखते एक हिचकी लेकर दूसरी दुनिया में पहुंच गया। उसके मरते ही नागफनी ने गार के मुंह पर जाकर आवाज़ दी, मेरे मोहसिन बाहर आ जाएं, दुश्मन का काम तमाम हो चुका। इस ऐलान के साथ ही गार में मरजाना और अंबर बाहर निकल आए। अंबर को अगरचे अपनी मौत का कोई खौफ नहीं था, लेकिन उसे मरजाना का फिक्र ज़रूर थी। उसके साथ साथ वो भी दिखावे का फिक्र अपनी जान के बारे में कर रहा था। इसलिए वो मरजाना और नागफनी पर अपनी खुफिया ताकतों को जाहिर नहीं करना चाहता था। उसने बाहर निकलते ही कहा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि बाग में हमारे घोड़े मौजूद हैं या नहीं। वो तीनों बाग की तरफ चल पड़े। रास्ते में झाड़ियों के पास उन्हें स्याहपोश की लाश मिली। मरजाना ने लाश देखकर देवताओं का शुक्रिया अदा किया कि एक जालिम के पंजे से निजात मिली। जिस वक्त वो बाग में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके दोनों घोड़े इधर उधर चल फिरकर घास चर रहे थे। घोड़ों को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई, क्योंकि उस वक्त उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 2 घोड़े खरीद सकते। अंबर के पास शाही हीरा ज़रूर था, मगर वो इस हीरे को फ़रोख्त नहीं करना चाहता था। हमें फ़ौरन अपने सफ़र पर रवाना होना चाहिए, अंबर ने कहा। नाग बोला, हमें जितनी जल्दी हो सके मिस्र की सरहदों से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ चारों तरफ खाना जंगी है। किसी को ज़रा सा भी शक पड़ गया कि हम यूनान की तरफ जा रहे हैं या मरजाना यूनान के एक सूबेदार की बेटी है तो हमारे सामने एक नई मुसीबत आन खड़ी होगी। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, चलो निकल चलो यहाँ से। वो घोड़ों पर सवार हुए और सफ़र पर रवाना हो गए। मिस्री सरहद की आखिरी चौकी पर से गुजरते हुए पहरेदारों ने इन्हें रोक लिया और तलाशी लेना शुरू कर दी। उन लोगों ने हंगामी हालात की वजह से पूरी तलाशी ली। चुनाचे जब अंबर के जूते उतरवा कर देखे गए तो उनमें से बेशकीमती हीरा निकल आया। पहरेदार की तो बाछें खिल गईं। इस कदर कीमती हीरा उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखा था। चौकी के कप्तान ने कहा, तुमने ये हीरा ज़रूर कहीं से लूट मार कर हासिल किया है, बोलो तुम्हारी क्या सज़ा है? क्यों ना हम तुम्हारी गर्दन उतार दें? बोलो। अंबर और मरजाना परेशान हो गए। ख्वामख्वाह रास्ते में एक रुकावट पड़ गई। अंबर को मालूम था कि इसका नतीजा सिवाय इसके और कुछ नहीं निकलेगा कि वक्त ज़ाया हो और सफ़र खोटा हो। उसने कप्तान से कहा, ये हीरा उसके दादा के वक्तों का घर में चला रहा है और वो उसे लेकर अपने वालिद साहब के पास जनूबी अफ्रीका जा रहा है। इस पर कप्तान और दूसरा पहरेदार हंस पड़े और बोले, खूब कहानी घड़ी तुमने, भला हमें नहीं मालूम कि तुमने ये हीरा चोरी किया? तुम्हारे पास ऐसा हीरा कहाँ से आ सकता है? अंबर ने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की कि वो हीरा इसी का है और तिब्बत के राजा ने उसे खुश होकर दिया है, मगर पहरेदार न माने। उन्होंने अंबर से हीरा भी छीन लिया और उन दोनों को सरहदी चौकी के हवालात में बंद कर दिया। मरजाना और अंबर दोनों बड़े परेशान हुए कि वो किस मुसीबत में फंस गए हैं। जिस हवालात में उन्हें बंद किया गया था वो छोटी सी कोठरी थी, जिसके अंदर बेहद गर्मी और घुटन थी। नागफनी का भी लबादे के अंदर दम घुटने लगा। अंबर ने उसे निकाल कर ज़मीन पर रख दिया। उसने सारी बातें सुन ली। उसने कहा, आका, अगर इजाज़त हो तो एक एक को काट कर हलाक कर दूँ। अंबर ने कहा, ये बेसमझ लोग हैं, मैं इन्हें हलाक करके गुनाहगार नहीं बनना चाहता। मरजाना बोली, फिर हम कैद से बाहर कैसे निकलेंगे? इसका कोई तरीका सोचते हैं। असल में मरजाना और नाग को अभी अंबर की सारी खुफिया ताकतों का इल्म नहीं था। यही वजह थी कि वो गमगीन हो गए, नाउमीद हो गए। अंबर ने उन्हें बेबसी की हालत में देखा तो तसल्ली दी और कहा, उन्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। हमारी नीयत है, रब अजीम हमारी मदद करेगा। मगर कैसे मेरे भाई? मरजाना ने रोते हुए कहा। मरजाना, तुम बहुत जल्दी घबरा जाती हो। जिस ताकत ने तुम्हें एक संगदिल कातिल के पंजे से छुड़ाया वो यहाँ भी तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा, इसलिए रोना धोना बंद करो। मरजाना आंसू पोंछकर खामोश हो गई, लेकिन उसका दिल का बेहद बोझल था। उसे यकीन हो गया कि अब उनका इतने पहरेदारों सिपाहियों की कैद से बच निकलना मुश्किल है। अंबर को अपने हीरे का भी फिक्र था। वो तिब्बत के राजा का दिया हुआ तोहफा था और वैसे भी बड़ा कीमती हीरा था। अंबर कोठरी की दीवार से टेक लगाए आंखें बंद किए सोचता रहा कि वो कौन सी ऐसी तरकीब इस्तेमाल करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो मिस्री सिपाहियों को हिलाक नहीं करना चाहता था, शायद इसलिए भी कि वो उसके हमवतन थे। मगर सवाल ये था कि फिर दूसरा तरीका वहाँ से फ़रार होने का और क्या हो सकता है। वो ना सिर्फ वहाँ से फ़रार होना चाहता था बल्कि अपना हीरा भी वापस लेना चाहता था। आखिर एक तरकीब उसके जहन में आ गई। उसने नाग से कहा, तुम मिस्री फ़ौज के सिपा सलार के रूप में आकर पहरेदारों के पास जाओ और उन्हें हुक्म दो कि वह हमें आज़ाद कर दें। बहुत बेहतर आका। सांप रीग कर कोठरी के रोशनदान के रास्ते से बाहर निकल गया। बाहर जाते ही उसने फुनकार मारी और मिस्री फ़ौजों के सबसे बड़े अफसर यानी
سپہ سالار کے روپ میں نمودار ہو گیا۔ وہ بہترین اور اعلیٰ قسم کی فوجی وردی میں تھا۔ وہ بڑی شان سے گھوڑے پر سوار چلتا پہرے داروں کے پاس آ گیا۔ سپاہیوں نے اپنے فوج کے سپہ سالار کو دیکھا تو حیرانی کے عالم میں تھر تھر کانپتے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ میرا کہ منہ کیا دیکھ رہے ہو، کپتان کہاں ہے؟ ناگ نے کہا۔ فوراً کپتان چوکی سے نکل کر سامنے آ گیا اور جھک کر بولا، غلام حاضر ہے سردار۔ سانپ ناگ نے گرج کر کہا، حوالات میں کون لوگ مند ہیں؟ کپتان نے کہا، جناب چور ہیں جو تبت کے راجا کا ہیرا چرا کر بھاگ رہے ہیں کہ ہم نے پکڑ کر قید کر دیا۔ سانپ نے کپتان کو ایک لات مار کر کہا، کمینے انسان، تم دوست دشمنوں میں بھی تمیز نہیں کر سکتے؟ تمہیں معلوم نہیں یہ ہماری حکومت کے مہمان ہیں اور خاص طور پر سردار اعظم کے لیے اس ہیرے کا تحفہ لا رہے تھے۔ فوراً انہیں حوالات سے آزاد کرو۔ جو حکم سرکار۔ کپتان نے لپک کر حوالات کا دروازہ کھول دیا۔ امبر اور مرجانہ باہر نکل آئے۔ کپتان نے انہیں جھک کر سلام کیا اور کہا، معاف کرنا جناب، ہم سے غلطی ہو گئی، سخت غلطی ہو گئی۔ امبر نے کہا، کوئی بات نہیں۔ امبر اور مرجانہ نے دیکھا کہ سامنے سانپ مصری فوج کے سپہ سالار کی شکل میں گھوڑے پر بیٹھا بڑی شان سے حکم چلا رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا دیے۔ سپہ سالار یعنی سانپ نے کہا، اے ہمارے ملک کے سردار اعظم کے دوستو، اس ناخلف کپتان اور پہرے داروں کی وجہ سے آپ کو جو زحمت ہوئی اس کے لیے اس حکومت کی جانب سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ امید ہے ہماری خطا کو آپ درگزر کریں گے۔ امبر نے کہا، اے معزز سپہ سالار، غلطی انسان سے ہوا کرتی ہے، ہمیں خوشی ہے کہ آپ تشریف لے آئے اور ہمیں جیل کی کوٹڑی سے آزادی ہوئی۔ سانپ بولا، میں تو آپ لوگوں کا استقبال کرنے آ رہا تھا، اگر ذرا دیر سے آتا تو دیوتا جانے یہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ بہرحال ہم آپ کے تعاون کے شکر گزار ہیں۔ چلیے میرے ساتھ، سرحدی شہر میں سردار اعظم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے۔ ناگ پھنی سپہ سالار کے روپ میں آگے بڑھا۔ پہرے داروں اور سپاہیوں نے جھک کر سلام کیا اور پیچھے پیچھے ہٹ گئے۔ ناگ مرجانہ اور امبر کو ساتھ لے کر ایک طرف چل پڑا۔ چوکی سے ذرا دور آ کر ناگ نے وہ ہیرا بھی امبر کو دے دیا جو اس نے کپتان کی جیب سے نکال لیا تھا۔ امبر نے ہیرا اپنے جوتوں میں چھپایا اور کہا، یہ مصری حکومت کی آخری چوکی تھی، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ ناگ تم اپنا روپ بدل سکتے ہو۔ ناگ دوبارہ سانپ کی شکل میں امبر کی جیب میں چلا گیا اور گھوڑے سر پر دوڑتے مصر سے نکل کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ منزلوں پر منزلوں کا سفر کرتے آخر وہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ بحیرہ روم کے گہرے نیلے سمندر پر دن کی دھوپ چمک رہی تھی۔ یہاں سے مردانہ کا وطن کریٹ ایک رات اور ایک دن کے فاصلے پر تھا۔ وہ اپنے باپ کی یاد میں اداس ہو گئی۔ اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ اڑ کر اپنے باپ کے پاس پہنچ جائے جس کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہوگا۔ بحیرہ روم کے کنارے ایک چھوٹی سی بندرگاہ سے وہ ایک بادبانی جہاز میں سوار ہوئے اور انہوں نے کریٹ کی جانب اپنا سفر شروع کیا۔ کریٹ یونان کا ایک چھوٹا سا صوبہ تھا جس کی 3 جانب پانی اور 1 جانب خشکی تھی۔ اس جزیرہ نما پر سکندر اعظم کی حکومت تھی اور یوریڈس اسی صوبے کا صوبیدار تھا۔ بادبانی جہاز امبر، مرجانہ اور ناگ کو لے کر سارا دن اور ساری رات گہرے نیلے سمندر میں سفر کرتا رہا۔ رات کو مرجانہ اور امبر عرشے کے تخت پر بیٹھ گئے اور آسمان پر چمکتے ستاروں کا نظارہ کرنے لگے۔ صبح جہاز کریٹ کی بندرگاہ پر لگنے والا تھا۔ امبر کا یہ فرض تھا کہ وہ صبح یوریڈس کی بیٹی مرجانہ کو اس کے باپ کے حوالے کرے۔ اس کے بعد اس کا منصوبہ سکندر اعظم سے ملاقات کرنے کا تھا۔ وہ سکندر کے اس فلسفی استاد سے ملنا چاہتا تھا جس کا نام ارسطو تھا اور جس کی عقل مندی کی اس نے بے انتہا تعریف سنی تھی۔ آدھی رات کے بعد وہ سو گئے۔ صبح ان کی آنکھ کھلی تو جہاز کریٹ کی بندرگاہ کے ساتھ لگ چکا تھا اور دن کافی آ گیا تھا۔ مرجانہ کو ساتھ لے کر امبر جہاز سے اترا۔ بندرگاہ کے باہر آ کر اس نے مرجانہ سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اپنے گھر کا راستہ خوب جانتی ہے۔ چنانچہ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور صوبیدار یوریڈس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ مرجانہ کے باپ کا مکان ایک عالی شان محل تھا جس کے باہر سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے مرجانہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور جھک کر ادب سے سلام کرنے کے بعد کہا، شہزادی صاحبہ، دیوتا اپالو کا شکر کہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ کی جدائی میں آپ کے والد صاحب تو بیمار پڑ گئے۔ مرجانہ امبر کو لے کر اپنے باپ کے محل میں آ گئی۔ باپ بستر پر بیمار تھا۔ اس نے بیٹی کو دیکھا تھا، خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ مرجانہ بھی باپ کے گلے رکھ کر خوب روئی۔ جب دونوں کے دل کی بڑھاس نکل چکی تو یوریڈس نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے بیٹی؟ ابا جان، یہ یہی وہ نوجوان امبر ہے جس کی مدد سے میں دشمنوں کے چنگل سے نکل کر آپ تک پہنچی ہوں۔ پھر اس نے اپنے باپ کو ساری کہانی سنائی۔ مرجانہ کے باپ نے امبر کو بھی سینے سے لگایا۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، تم نے ایک بوڑھے باپ کو اس کی بیٹی کو بلا کر مجھے ہمیشہ کے لیے خرید لیا۔ میں ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولوں گا۔ بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ امبر نے بوڑھے صوبیدار کا کمزور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میں نے باپ کو اس کی بیٹی سے ملا کر اپنا انسانی فرض ادا کیا، یہی میرے لیے انعام ہے۔ بوڑھے یوریڈس نے کہا، بیٹا امبر، اس محل کو اپنا گھر سمجھو، چاہے ساری عمر یہاں رہو۔ امبر ساری عمر وہاں رہنے نہیں آیا تھا۔ اسے وہاں سے آگے یونان کے مشہور شہر ایتھنز جانا تھا جہاں سکندر اعظم حکومت کرتا تھا۔ امبر کو صوبیدار کے ذریعے معلوم ہوا
کہ सिकंदर आज़म मिस्र और ईरान पर चढ़ाई की तैयारी कर रहा है। अंबर ने यूरिडिस और मरजाना से इजाज़त ली और अपने दोस्त नाग को जेब में रखकर एथेंस की तरफ रवाना हो गया। एथेंस पहुंचने के लिए उसे बादबानी जहाज़ में सफ़र करना पड़ा। 1 दिन और 1 रात की मुसाफत के बाद वो एथेंस की बंदरगाह पर पहुंच गया। यूरिडिस सूबेदार ने एथेंस के एक अमीर तरीन सौदागर के नाम अंबर को ख़त लिख कर दिया था। अंबर ख़त लिखकर उस सौदागर के घर पहुंच गया। ये एक अमीर सौदागर था जिसके घर अंदर जगह जगह पानी के फव्वारे लगे थे और बाग में जैतून और सुर्ख अनारों के दरख्त ठंडी हवाओं में झूम रहे थे। सौदागर ने अंबर को बड़े एहतराम से अपने घर में बुलाया और कहा, इस घर को अपना घर समझे, जिस चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक कह दीजिए। नौकर आपकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद रहेंगे। दूसरे रोज़ अंबर एथेंस की सैर के लिए घर से अकेला निकला। एथेंस उस दौर का इंतहाई खूबसूरत और खुशहाल शहर था। लोग बड़े सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मुल्क में तालीम का बड़ा चर्चा था। जगह जगह स्कूल और कॉलेज थे। दुकानों पर चीज़ें खरीदने वालों का हजूम था। एक जगह अंबर को भूख महसूस हुई तो एक दुकान में आ गया। यहाँ बहुत से यूनानी बैठे खाना खा रहे थे। खाने में मुर्गाबियों का गोश्त और केकड़ों का शोरबा ज़रूर था। खाने के बाद अंबर वापस अपने मेज़बान सौदागर के घर आ गया। सौदागर के यहाँ रहते हुए अंबर को 1 हफ्ता गुजर गया कि एक रोज़ सौदागर ने उसे बताया कि सिकंदर आज़म ने मिस्र और ईरान पर हमले का मंसूबा मुलतवी कर दिया। उसकी वजह यह है कि सिकंदर आज़म बीमार है। उसके सर में थोड़े थोड़े वक्फे के बाद दर्द के शदीद दौरे पड़ते हैं। अंबर ने पूछा, क्या शाही तबीब इतने बड़े बादशाह का इलाज नहीं कर सके? सौदागर ने बताया कि शाही तबीब नाकाम हो गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि सिकंदर की बीमारी क्या है। अंबर ने सोचा कि सिकंदर से मिलने का उससे अच्छा मौका कभी नहीं मिल सकता। उसने नाक को जेब में रखा और शाही महल की तरफ चल पड़ा। महल के दरवाजे पर उसे रोक दिया गया। उसने कहा कि सिकंदर आज़म को जाकर इतला दी जाए कि मुल्क करताजना से एक तबीब उसकी बीमारी का इलाज करने आया है। जब ये इतला सिकंदर तक पहुंची तो उसने अंबर को अंदर बुला लिया। सिकंदर एक आलीशान तख्त पर लेटा हुआ था। उसके सिराने एक तरफ दरबारी हाथ बांधे खड़े थे। एक जानिब शाही हकीमों की कतार सर झुकाए थी और पहलू में एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बैठा गहरी सोच में गुम था। अंबर को मालूम हुआ कि वो बूढ़ा सिकंदर का उस्ताद अरस्तू है। अंबर ने अंदर जाकर बड़ी अकीदत के साथ झुककर सिकंदर को सलाम किया और कहा, ये खाकसार करताजना का एक मामूली हकीम है और आपकी बीमारी का सुनकर इस ख्याल से आया कि शायद मेरी दवा से आप तंदुरुस्त हो जाएं। सिकंदर खामोश रहा। अरस्तू भी खामोश निगाहों से अंबर को देखने लगा। यूनान के शाही हकीम ने कहा, अगर तुम मामूली हकीम हो तो इतनी पेचीदा बीमारी का इलाज कैसे कर सकोगे जो बड़े बड़े तजर्बाकार हकीमों की समझ में नहीं आ रही? अंबर ने अदब से कहा, यह जुर्रत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सर के शदीद दर्द का इलाज हमारे ख़ानदान की पुरानी रीत है। हमारे आबाओ अजदाद इस बीमारी का ख़ास तौर पर इलाज करते थे। मेरे पास इसका एक ख़ास नुस्खा और ख़ास दवा है। अगर शहनशाह आज़म की इजाज़त हो तो मैं इलाज शुरू करूँ। सिकंदर का सर दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था। उसने हाथ के इशारे से कहा कि इसे इलाज शुरू करने की इजाज़त है। अंबर ने अरस्तू की तरफ देखा और कहा, इजाज़त है उस्ताद ज़मा? अरस्तू ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर उंगलियां फेर कर कहा, अगरचे मुझे उम्मीद नहीं कि तुम सिकंदर आज़म का इलाज कर सको क्योंकि तुम एक नातजुर्बेकार नौजवान हो, फिर भी मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, मगर हर दवा पिलाने से पहले मुझे दिखानी होगी। जी आपका हुक्म उस्ताद ज़मा। उस वक्त दरबार में हर एक की निगाह अंबर पर थी। सिकंदर को शदीद दर्द हो रहा था। अंबर ने दवाओं के थैले में से 2-3 मुख्तलिफ अर्क की बोतलें निकालकर चांदी के मेज़ पर रखी और फिर उनको आपस में मिलाने लगा। उन सब दवाओं को मिलाकर उसने सोने के चम्मच में अर्क के चंद कतरे टपकाए और अरस्तू की तरफ बढ़ाकर कहा, उस्ताद ज़मा दवाई को मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। अरस्तू ने मशकूक नज़रों से अंबर की तरफ देखा और फिर चम्मच नाक के करीब ले जाकर उसे सूंघा और कहा, यह कौन सी बूटी है जिसका ये अर्क है? मैंने तो इससे पहले ऐसी दवा नहीं देखी। अंबर ने बड़े अदब से अर्ज़ किया, उस्ताद ज़मा ये मुल्क तिब्बत के पहाड़ों में उगने वाली ख़ास बूटी है जो साल के सिर्फ 1 महीने में उगती है। मैंने बरसा बरस की मेहनत के बाद उसे तिब्बत में जाकर इकट्ठा किया। इस बूटी में मैंने 4 और बूटियों का अर्क शामिल किया। अगर इजाज़त हो तो मैं शहनशाह आज़म को दवा पिलाऊं? अरस्तू ने कहा, इजाज़त है। अंबर दवा का चम्मच लेकर सिकंदर आज़म की तरफ बढ़ा। सिकंदर आज़म का सर दर्द से फटा जा रहा था मगर वो बड़ी दिलेरी से दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। अंबर ने दवा का चम्मच आगे करते हुए कहा, इस अर्क को पी जाइए शहनशाह आज़म। सिकंदर ने रस्तू की तरफ देखा। रस्तू ने सर हिलाकर इशारा किया कि ठीक है, इस दवा को आजमाने में कोई हर्ज नहीं। सिकंदर ने दवा पी ली और चम्मच अंबर के हाथ में दे दिया। तमाम लोगों पर खामोशी तारी हो गई। हर कोई ये मालूम करने को बेताब था कि सिकंदर पर दवा का क्या असर हुआ। दवा पीने के चंद लम्हे बाद सिकंदर ने महसूस किया कि उसके सर का दर्द गायब होना शुरू हो गया और फिर जूं जूं वक्त गुजरता गया उसकी तबीयत संभलती गई और दर्द कम होता चला गया। थोड़ी ही देर बाद दर्द बिल्कुल गायब हो गया और सिकंदर आज़म तख्त पर उठकर बैठ गया। उसने अरस्तू की तरफ देखकर कहा, उस्ताद मुकर्रम, इस दवाई ने तो कमाल कर दिखाया। अरस्तू ने अंबर को शाबाश दी। सिकंदर ने अंबर से कहा,
नौजवान, तुम्हारी दवाई ने हमारे सर दर्द को दूर कर दिया, जबकि हमारे दरबार के सारे हकीम जवाब दे गए थे। हम तुमसे बेहद खुश हुए। ये बताओ कि तुम क्या ख्वाहिश करते हो? तुम जो भी ख्वाहिश करोगे हम उसी वक्त पूरी कर देंगे। अंबर ने दस्त बस्ता होकर अर्ज़ की, ए शहंशाह आज़म, मुझे सिर्फ ज़िंदगी में एक ही ख्वाहिश है कि मैं आपके दरबार में एक दरबारी बनकर बाकी ज़िंदगी गुजार दूँ। अगर आप मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दें तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। सिकंदर ने मुस्कुराकर कहा, हम तुम्हें अपने दरबार का खासुल खास हकीम मुकर्रर करते हैं। आज से तुम हमारे दरबार के एक मोअज़्ज़ज़ रुकन की हैसियत से हमारे दरबार में आकर बैठोगे। अंबर ने झुककर कहा, खाकसार, इस इनायत पर जितना भी फ़ख्र करे कम है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अरस्तु ने मुस्कुराकर कहा, नौजवान अंबर, तुम बड़ी दिलचस्प बातें करते हो, तुम्हारी बातों से हमारे शहंशाह का दिल बहल जाएगा। अंबर ने बसद अदब कहा, उस्ताद ज़मा, आपके सूरज के सामने मेरा चिराग कहाँ जल सकता है? अरस्तु ने मुस्कुराकर कहा, हर शय का अपना अपना मकाम होता है। अपनी जगह पर हर शय बड़ी कीमती होती है। सूरज दिन को रोशनी देता है, लेकिन चिराग रात को रोशन होता है। जब सूरज कहीं नहीं होता तो चिराग की रोशनी ही लोगों को राह दिखाती है। अंबर अरस्तु की बातें सुनकर बड़ा मुतासिर हुआ। उसने अरस्तु के बारे में जैसा सुना था वैसा पाया। सिकंदर के हुक्म पर अंबर शाही महल के एक हुजरे में आकर रहने लगा। अब अरस्तु से हर रोज़ उसकी मुलाकात होती। सिकंदर आज़म अंबर से बहुत खुश था और उसे अक्सर अपने पास बुला लिया करता। एक रोज़ अरस्तु ने सिकंदर के सामने एक ऐसी बहस छेड़ दी जिसका ताल्लुक मरने के बाद आदमी की दूसरी ज़िंदगी से था। सिकंदर का ख्याल था कि इंसान की दूसरी ज़िंदगी कोई नहीं होती। अरस्तु भी इसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। उसने कहा, इंसान जब मर जाता है तो मिट्टी के साथ मिलकर मिट्टी बन जाता है। अंबर ने अदब से कहा, उस्ताद ज़मा, मेरा एक मुर्शिद हुआ करता था। उसने मुझसे कहा था, इंसान तो बड़ी चीज़ है। अगर सांप 100 बरस का हो जाए तो वो मरने के बाद ज़िंदा होता है और जिस शक्ल में चाहे सामने आ सकता है। अरस्तु ने कहका लगाकर कहा, तुम्हारा मुर्शिद कोई दीवाना आदमी था। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि सांप जिंदा रहने के बाद किसी दूसरी शक्ल में आ जाए। अव्वल तो सांप इतनी लंबी उम्र तक जिंदा नहीं रह सकता, और फिर अगर जिंदा रह भी जाए तो उसके अंदर ऐसी ताकत पैदा होना एक मजाक की बात है। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, उस्ताद ज़मा, मैंने एक ऐसा इंसान देखा जो 2000 बरस से जिंदा है। सिकंदर और अरस्तु ने अंबर की तरफ कुछ इस तरह देखा जैसे वो दीवाना हो गया हो। अंबर ने अदब से झुककर कहा, हजूर, अगर इजाज़त हो तो मैं एक सांप आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ, जिसको ज़िंदा रहते 200 बरस हो गए और जिसमें अब इतनी ताकत पैदा हो गई कि जो चाहे शक्ल इख्तियार कर सकता है। सिकंदर पलंग पर उठकर बैठ गया। अरस्तु ने हैरत से अंबर को देखा। नौजवान हकीम, तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो और किसके सामने कह रहे हो? क्या तुम सिकंदर आज़म जैसे शहंशाह से मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? अंबर ने अदब से कहा, उस्ताद ज़मा, मैं मजाक नहीं कर रहा। इसके साथ ही अंबर ने जेब से नाग निकाल कर कालीन पर रख दिया और कहा, यह है वो सांप जो 200 बरस से ज़िंदा है और जो किसी भी शक्ल के साथ सामने आ सकता है। सिकंदर और अरस्तु सांप को ताज्जुब से देखने लगे। सिकंदर आज़म इस सांप को इंसान की शक्ल में देखकर शशदर रह गया। उसने नाग से पूछा कि वो कौन है और इंसान की शक्ल में कैसे आया। नाग ने उसे बताया कि उसका नाम योहा है। ऐसे सांप को जो 200 बरस तक जिंदा रहे योहा कहते हैं, क्योंकि इसमें इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि वो जिस चाहे शक्ल में नमूदार हो जाए। अरस्तु ने आगे बढ़कर योहा को बड़े गौर से देखा। उसके शानों और बाजुओं को टटोल कर देखा। उसने महसूस किया कि योहा में सांप की सारी खसलत मौजूद थी, यानी वो आंखें नहीं झपकता था और किसी वक्त चुपके से जुबान निकालकर हल्की सी फुनकार मारता। सिकंदर ने अंबर से पूछा, अंबर, ये सांप तुझे कहाँ से मिला? अंबर ने सिकंदर को सांप के मिलने की सारी कहानी सुना दी। सिकंदर ने कहा कि वो इस सांप को अपनी फ़ौज में रखेगा और इससे बड़े बड़े काम लेगा। अंबर ने कहा कि योहा से पूछ लिया जाए, क्योंकि उसकी मर्ज़ी हासिल करना ज़रूरी है। सिकंदर ने योहा से इजाज़त तलब की। पहले तो उसने टाल मटोल से काम लिया और फिर अंबर के कहने पर वो राज़ी हो गया, लेकिन उसने एक शर्त पेश की कि वो किसी ऐसे शख्स को हलाक नहीं करेगा जिसके बीवी बच्चे हों। सिकंदर ने उसकी शर्त मान ली। अरस्तु ने सांप को एक बार फिर असली रूप में आने को कहा तो उसने अंबर की तरफ देखा और पूछा, मेरे मोहसिन, क्या आपकी इजाज़त है? हाँ योहा, मेरी तरफ से भी इजाज़त। चुनाचे उसके साथ ही नाग फनी इंसान से बदल कर सांप बन गया। अंबर ने सांप को अपने थैले में रख लिया। उसी शाम को अरस्तु अंबर को साथ लेकर महल के बाग में टहलते हुए बोला, सिकंदर आज़म सारी दुनिया को फतह करने का मंसूबा बना रहा है। अगर योहा ने उसकी मदद की वो बहुत जल्द अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगा। अंबर ने कहा, उस्ताद ज़मा, सिकंदर आज़म पर लाजिम है कि योहा की उस शर्त का ज़रूर ख्याल रखे जिसमें उसने कहा है कि वो किसी ऐसे जर्नैल को हलाक नहीं करेगा जिसके बीवी बच्चे हों। अरस्तु कुछ सोच कर बोला, ऐसा तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हो सकता है सिकंदर जिस जर्नैल को योहा की मदद से हलाक करवाना चाहे वो शादीशुदा हो और उसके बीवी बच्चे भी हो, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अंबर ने कहा, उस्ताद ज़मा, ऐसी सूरत में योहा उस आदमी को कभी हलाक नहीं करेगा। अरस्तु बोला,
तो क्या वो शहनशाह आज़म सिकंदर की हुक्म मानने से इनकार करेगा? ये मैं नहीं जानता। हाँ, इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर उसकी शर्त का ख्याल ना रखा गया तो वो किसी का भी हुक्म को तस्लीम नहीं करेगा और गायब हो जाएगा। अरस्तू ने कोई जवाब न दिया। वो कुछ देर तक खामोशी से टहलता रहा, फिर बोला, सिकंदर मिस्र पर हमला करने वाला है। मिस्र को फतह करने के बाद वो ईरान पर हमला करेगा और वहाँ से सिंध की तरफ रवाना हो जाएगा। वो यूनान से लेकर जापान तक अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है। अंबर ने पूछा, आपके ख्याल में सिकंदर अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा? अगर वो हिम्मत से काम लेगा और अपने इरादे पर डटा रहा तो कोई अजब नहीं वो आधी दुनिया फतह कर ले। अंबर सोचने लगा, ये कैसा बादशाह है कि सारी दुनिया से दुश्मनी मोल ले रहा है। उसने अपनी 2000 साल उम्र में जालिम बादशाह भी देखे और दूसरों मुल्कों पर हमला करने वाले बादशाह भी देखे, मगर उसने ऐसा बादशाह नहीं देखा जो फ़ौज लेकर सारी दुनिया को फतह करने घर से निकल खड़ा हो। मगर सिकंदर आज़म ऐसा इरादा रखता था, बल्कि वो मिस्र की तरफ कूच करने ही वाला था। एक बात अंबर ने महसूस की कि सिकंदर आज़म की उम्र अगरचे छोटी थी, मगर वो बेहद दलेर और पुख्ता अज़म का नौजवान था। जिस बात पर डट जाता उसे पूरा करके छोड़ता। रात को उसने नाग से मशवरा किया तो बोला, मेरे मोहसिन, मैं एक ताकत पसंद बादशाह की ज़ाती गर्ज के वास्ते दूसरे लोगों को हलाक नहीं करता। सिकंदर आज़म दूसरे मुल्कों को सिर्फ इसलिए फतह करना चाहता है कि उसके नज़दीक अवाम की भलाई नहीं, यूनान में अवाम की हुकूमत थी, लेकिन सिकंदर ने अवाम की हुकूमत को ख़त्म करके कब्ज़ा जमा लिया और अब बादशाह बनकर बैठ गया और सारी दुनिया को फतह करने के ख्वाब देख रहा है। अंबर ने कहा, योहा, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी आज़ादी है। जिस बात की इजाज़त तुम्हारा ज़मीर दे तुम वही करो। बेशक इस मामले में मेरी परवाह न करो, ना सिकंदर के हुक्म की परवाह करो। मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। नाग बोला, बस मैं यही आपसे इजाज़त चाहता था, इसलिए कि सिकंदर आज़म की शाही ताकत के हाथ बटाने के लिए मेरा जी नहीं चाहता। अच्छा नाग, वक्त आने पर देखा जाएगा। उसी हफ्ते सिकंदर ने मिस्र की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। वो लाखों सिपाही, हाथी, घोड़े और मंजनीकों के साथ बहिरा रोम को अबूर करके शुमाली अफ्रीका में दाखिल हो गया। रास्ते में आए हुए छोटे छोटे मुल्कों और शहरों को रौंदता हुआ मिस्र की सरहदों पर जा पहुंचा। मिस्र में उस वक्त एक संगदिल जर्नैल पोटलमी की हुकूमत थी, बल्कि उसने फ़िरौन को कत्ल करके तख्त पर ज़बरदस्ती और आवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कब्ज़ा कर रखा था। लोग उसके ख़िलाफ़ थे क्योंकि उसे सिवाय अपने ऐशो आराम के रियाया से कोई दिलचस्पी नहीं थी। चुनाचे जब सिकंदर की फ़ौजों ने मिस्र की सरहदों पर हमला किया तो मिस्र के अवाम ने सिकंदर की फ़ौजों का साथ दिया और पोटलमी के ख़िलाफ़ महाज बना लिया। मिस्री फ़ौजों में भी पोटलमी की तरफ से बेइत्मीनानी फैली थी, क्योंकि पोटलमी ने बाज़ अपने रिश्तेदारों को ऊंचे ओहदे दे रखे थे। दूसरी तरफ यूनानी फ़ौज ताज़ा दम थी और सिकंदर के इशारे पर कट मरने को तैयार थी। वो असला के मामले में मिस्रियों से बहुत आगे थी। पहली ही यलगार में यूनानी फ़ौज मिस्र की सरहदों में दाखिल हो गई और उसने मिस्र के दारुल हुकूमत थेबस की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। थेबस के शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए और मिस्री फ़ौज तीर, कमान और नेज़े लेकर किले की फसील पर चढ़ गई। सिकंदर आज़म की फ़ौज ने किले के बाहर मैदान में खैमे गाड़ लिए और किले का मुहासरा शुरू हो गया। 1 महीना गुजर गया और कोई फ़ैसला ना हो सका। शहर के अंदर खाने पीने का सामान बहुत ज़ख़ीरा था। इस सूरत हाल से सिकंदर परेशान हो गया। उसने अरस्तू से मशवरा किया। अरस्तू ने उसे कहा, अगर किसी तरह पोटलमी को हलाक कर दिया जाए तो उसकी नौजवानों में बददिली फैल जाएगी और फिर यूनानी फ़ौज हमला कर देगी तो वो किले के अंदर दाखिल हो सकता है। इस काम के लिए हम नाग योहा को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सांप के रूप में किले के अंदर दाखिल होकर पोटलमी को हलाक कर सकता है। सिकंदर ने कहा, लेकिन इसमें इसकी अपनी जान का भी तो ख़तरा है। हो सकता है पोटलमी के सिपाही उसे हलाक कर दें। अरस्तू ने कहा, ऐसी सूरत में सांप अपने आप को किसी भी पहरेदार के रूप में तब्दील करके जान बचा सकता है, और अगर कुछ नहीं तो वो पोटलमी को डसने के बाद यूनानी सिपाही का भेस ही बदल ले तो उसकी जान महफूज रह सकती है। सिकंदर को अरस्तू की तजवीज़ पसंद आई। उसने उसी वक्त अंबर को तलब किया और उसे अपने मंसूबे से आगाह किया। अंबर ने नाग को हाजिर किया और कहा, योहा, जैसे कि तुम जानते हो कि सिकंदर आज़म इस वक्त मिस्र के शहर थीबस के बाहर अपनी फ़ौजों के साथ पड़ाव डाले हुए हैं। हमारा ख्याल है कि तुम किले के अंदर जाकर मिस्र के जर्नैल और संगदिल फ़िरौन पोटलमी को हलाक कर दो। पोटलमी गैर शादीशुदा है और उसके अलावा एक जालिम बादशाह भी है। उसने रियाया पर बेइंतहा जुल्म किए। इसका सबूत यह है कि रियाया आज उसके खिलाफ है। क्या तुम इस काम को अंजाम दोगे? सांप यूहा ने अदब से कहा, मेरे मोहसिन, मैं आपके हुक्म के खिलाफ एक लफ्ज़ भी ज़ुबान से नहीं निकाल सकता। अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं अभी किले की तरफ जाता हूँ। हाँ नाग, मेरी यही ख्वाहिश है कि पोटलमी को उसके जुल्म की सज़ा दी जाए, तो मैं तैयार हूँ। सिकंदर और अरस्तू ने अंबर का शुक्रिया अदा किया कि उसने नागफनी को एक मुश्किल काम पर आमादा कर लिया। उसी रोज़ दोपहर के बाद नागफनी के रूप में खैमे से निकलकर किले की तरफ रवाना हो गया। वो रेत के टीलों के साथ साथ रिंगता किले की तरफ बढ़ रहा था। सबसे बड़ा ख़तरा उस वक्त था
جب اس نے قلعے کی فصیل کے اوپر چڑھنا شروع کیا، کیونکہ فصیل پر کھڑے پہرے دار سپاہی بڑے چوکس تھے اور ہو سکتا تھا کہ وہ سانپ کو رینگتا دیکھ لیں اور فوری طور پر تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دیں اور سانپ کو اتنی مہلت ہی نہ دے کہ وہ اپنی جون بدل سکے۔ پھر بھی ناگ پھنی اپنے دوست اور اپنے محسن امبر کے حکم کے مطابق فرض ادا کرنے بے خوف ہو کر موت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ میدان عبور کر کے قلعے کی فصیل کے گردا گرد جانے والی کھائی کے کنارے پہنچ گیا۔ یہاں سے وہ کھائی کے پانی میں اتر گیا اور چپکے چپکے جھاڑیوں اور سرکنڈوں کی اوٹ میں تیرتا ہوا کھائی کے دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ ایک جگہ اس نے مناسب موقع دیکھا اور بڑی احتیاط سے رینگتا ہوا ہولے ہولے قلعے کی فصیل پر چڑھنے لگا۔ آدھا راستہ طے کرنے کے بعد اسے فصیل کے اوپر سپاہیوں کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ خطرناک مقام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ وہیں سے بائیں پہلو کی جانب ہو گیا، فصیل کے پہلو میں رینگتے ہوئے اوپر کی طرف چڑھنے لگا۔ یہاں اس نے غور سے آوازوں کو سننے کی کوشش کی۔ اوپر سے کسی سپاہی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور بڑی تیزی سے دیوار پر چڑھ کر فصیل کے اوپر آ گیا۔ سانپ نے گردن ذرا سی اوپر نکال کر فصیل کے چاروں طرف دیکھا۔ سپاہیوں کی ایک ٹولی ذرا پرے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ سانپ کو اس سے بہتر سنہری موقع نہیں مل سکتا تھا۔ وہ لپک کر فصیل کی دیوار کے اوپر سے ہو کر ایک بارادری کی طرف آ گیا، جس کے ساتھ ہی نیچے کو سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ اب اس کا سانپ کی شکل میں شاہی محل تک راستہ طے کرنا اپنی موت کو آواز دینے کے برابر تھا، کیونکہ قدم قدم پر سپاہی کھڑے تھے اور کوئی بھی سپاہی سانپ کو دیکھ کر اسے فوراً ہلاک کر سکتا تھا۔ ناگ سیڑھیوں میں ایک طرف پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ذہن میں ایک عام یونانی افسر کا نقشہ جمایا اور پھنکار ماری۔ دوسرے لمحے وہ ایک خوبصورت یونانی افسر کی وردی پہنے انسان کی شکل میں کھڑا تھا۔ وہ خود اپنی وردی اور کمر کے ساتھ لگی تلوار کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ قلعے کے اندر شہر میں بڑی چہل پہل تھی۔ شہری خرید و فروخت کر رہے تھے۔ سپاہی جگہ جگہ تلواریں لیے کھڑے تھے، ہر آنے جانے والے کو غور سے گھور رہے تھے کہ کہیں دشمن کا کوئی جاسوس تو قلعے کے اندر نہیں داخل ہوا۔ لیکن سانپ پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ تو ایک خوبصورت یونانی نوجوان افسر کے روپ میں تھا اور فوج میں سینکڑوں یونانی افسر تھے۔ ہر سپاہی ہر افسر کو نہیں پہچانتا تھا۔ سانپ جب قریب سے گزرا تو ہر سپاہی اسے سلام کرتا۔ ناگ پھنی اسی طرح چلتے چلتے شہر کے وسط میں آ گیا، جہاں سے ایک کھلی سڑک شاہی محل کی جانب چلی گئی تھی۔ ایک رتھ محل کی طرف جا رہا تھا۔ ناگ پھنی نے رتھ کو رکوا لیا اور رتھ بان سے کہا، مجھے بھی شاہی محل لے چلو۔ رتھ بان نے سلام کر کے کہا، تشریف لائیے سرکار۔ ناگ پھنی رتھ میں سوار ہو گیا اور رتھ بڑی تیزی رفتاری کے ساتھ شاہی محل کی جانب چل پڑا۔ رتھ بان کی زبانی ناگ پھنی نے باتوں ہی باتوں میں معلوم کر لیا کہ پوٹلمی اس وقت شاہی محل کے اندر اپنے افسروں اور سپہ سالاروں کی خفیہ میٹنگ کر رہا ہے۔ ناگ پھنی محل کے قریب جا کر رتھ سے اتر گیا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر پہرے داروں نے ناگ پھنی کو ایڑیاں جوڑ کر سلام کیا۔ ان کا خیال تھا کہ یونانی افسر بھی اندر اجلاس میں جا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ناگ کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ شاہی محل کے لمبے چوڑے کمروں غلام گردشوں سے گزر رہا تھا۔ جو سپاہی بھی اس کے قریب سے گزرتا سلام ضرور کرتا۔ ایک جگہ چند افسر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ناگ ان کے قریب سے گزرنے لگا تو ایک افسر نے کہا، کہاں جا رہے ہو میاں صاحبزادے؟ ناگ گھبرا گیا کہ انہیں کیا جواب دے، مگر فوراً سنبھل کر غصے میں بولا، تمہیں معلوم نہیں اندر اجلاس ہو رہا ہے اور میں پوٹلمی کے پاس محاذ جنگ سے خاص پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ افسر خاموش ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں محاذ جنگ کی ایک ایک پل کی خبر پوٹلمی کو پہنچائی جاتی تھی اور یہ کام عام طور پر افسر لوگ ہی انجام دیتے، کیونکہ سپاہی اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر قلعے پر کھڑے تھے۔ یوہا بلا روک ٹوک اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں پوٹلمی اپنے جرنیلوں کے ساتھ اجلاس کر رہا تھا۔ وہ زمین پر میدان جنگ کا نقشہ بنائے اس پر جھکا ہوا تھا۔ کتنے جرنیل اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ ان سب کی پیٹھ ناگ کی طرف تھی۔ کسی نے اسے اندر داخل ہوتے نہ دیکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب کو معلوم تھا اندر سوائے اپنی فوج کے کسی وفادار افسر کے سوا دوسرا کوئی نہیں آ سکتا۔ ناگ دیوار کے ساتھ سائے میں کھڑا ہو گیا۔ اب یہ بڑا نازک وقت تھا۔ یہاں اس نے اپنے آپ کو سانپ کے روپ میں دوبارہ بدلنا تھا اور پوٹلمی کو جا کر ڈسنا تھا۔ اس نے سائے میں کھڑے کھڑے پھنکار ماری اور فوراً سانپ کی شکل میں زمین پر رینگتا دوسری طرف کو نکل گیا۔ سانپ کی پھنکار کچھ افسروں نے سنی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا مگر انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ سانپ رینگتا ہوا اس مقام پر آ گیا جہاں پوٹلمی آگے کی طرف جھکا کھڑا تھا۔ سانپ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ کسی نے بھی اس کی آہٹ تک محسوس نہ کی اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ سانپ عین پوٹلمی کے پیچھے آ کر رک گیا۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے گردن اٹھا کر پھن پھیلایا اور ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر بڑی تیزی سے پوٹلمی کی پنڈلی پر ڈسا اور اسی تیزی کے ساتھ واپس دیوار کے اندھیرے میں جا کر باہر بھاگ گیا۔ باہر جا کر اس نے پھنکار ماری اور دوبارہ یونانی افسر کے روپ میں آ گیا اور تیز تیز قدموں سے شاہی محل کے بڑے دروازے کی طرف چل دیا۔ ادھر پوٹلمی کی پنڈلی پر سانپ نے ڈسا تو اسے معلوم ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک سیاہ کالا ناگ بڑی تیزی کے ساتھ دیوار کے اندھیرے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اب جرنیلوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ پوٹلمی کو سانپ نے ڈس لیا۔ کچھ سانپ کی طرف بھاگے اور باغیوں نے پوٹلمی کو سنبھال لیا
और शाही तबीब को बुलाने के लिए आदमी दौड़ाए। नाग ने जानबूझकर पोटलमी के जिस्म में बहुत ज़्यादा जहर दाखिल कर दिया। चुनाचे देखते ही देखते पोटलमी की हालत बिगड़ने लगी। उसके हाथ पांव मुड़ गए, आंखें चढ़ गईं, होंठ, नाक, कान से खून निकलने लगा, हलक बंद हो गया। वो कुछ कहना चाहता मगर आवाज़ उसके गले के अंदर बंद होकर रह गई। इससे पेशतर के शाही हकीम वहाँ आकर पोटलमी का इलाज करता वो मर चुका था। उसकी मौत ने चारों तरफ क़यामत बर्पा कर दी। किसी को यकीन नहीं आता कि इतनी जल्दी और उनकी आंखों के सामने पोटलमी मर गया। सारे महल में जहरीले नाग की तलाश शुरू हो गई, मगर सांप वहाँ होता तो किसी को दिखाई देता। सांप तो एक खूबसूरत यूनानी अफसर की शक्ल में उस वक्त फसील के ऊपर टहल रहा था और मौका तलाश कर रहा था कि वहाँ से सांप बनकर नीचे मैदान की तरफ रेंग कर भाग जाए। आखिर उसे मौका मिल गया। सिपाही थोड़ी देर के लिए परे हटे तो एक बुर्ज की ओट में आ गया और फुनकार मारकर फिर सांप की शक्ल इख्तियार की और नीचे फसील की दीवार पर रेंगना शुरू कर दिया। नीचे वो खैरियत से पहुंच गया। झाड़ियों में से गुजरकर वो खाई के पानी में उतर गया और तैरता हुआ दूसरे किनारे आ गया। यहाँ से वो टीले के पीछे पीछे से होता, रास्ते में हर आफत का मुकाबला करता, गिरता पड़ता सिकंदर के कैंप में पहुँच गया। उसने दोबारा इंसानी शक्ल में आकर उन्हें बताया कि वो पोटलमी को डस आया और अब तक वो मर चुका होगा, क्योंकि उसने उसके जिस्म में दुगना जहर दाखिल किया। मिस्र के सिपा सलार पोटलमी की मौत छुपाई न जा सकती थी। थीबस शहर में हर तरफ ये खबर मशहूर हो गई कि उनके जालिम बादशाह को सांप ने डस लिया और मर गया। लोग पहले ही बादशाह के खिलाफ थे। उन्होंने देवताओं का शुक्र अदा किया और नारे लगाते घरों से निकल आए। सिपाहियों ने उन पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। दूसरे जर्नैलों ने कमान फौज अपने हाथ में ले ली, मगर जहां अवाम का अलाव उबल रहा हो वहां फौज बेबस हो जाती है। चुनाचे ऐसा ही हुआ। रया बिफर कर मुकाबले पर आ गई। फौज के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। वो किले पर खड़ी होकर सिकंदर की फौजों की देखभाल करने या शहर के अंदर बिफरे हुए अवाम का मुकाबला करे। इस सूरत हाल की खबर जासूसों ने सिकंदर को दी। वो तो इसी मौका के इंतज़ार में था। उसने फ़ौरन किले पर हमले का हुक्म दे दिया। यूनानी फ़ौज एक सैलाब की तरह किले की तरफ बढ़ने लगी। अंदर से अवाम ने फ़ौज पर हमला कर दिया। फ़ौज दोनों तरफ से दुश्मनों में घिर गई। सिपाही एक तीर किले के बाहर सिकंदर की फ़ौज पर चलाते और दूसरा तीर अंदर अवाम के बिखरे हुए सैलाब पर चलाते। इस अफरा तफरी से फ़ायदा उठाते सिकंदर के जासूसों ने वहाँ के अवाम के साथ मिलकर शहर के दरवाजे खोल दिए। किले के दरवाज़ों के खुलते ही यूनानी फ़ौज अंदर दाखिल हो गई और उसने शहर में चारों तरफ मिस्री सिपाहियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। मिस्री सिपाही बददिल हो चुके थे। थोड़ी देर मुकाबला करते रहे और फिर हथियार डाल दिए। शाम तक किले पर सिकंदर आज़म का कब्जा हो चुका था। शाही महल पर फ़िरौन का झंडा उतार कर यूनान का झंडा लहरा दिया गया। अब पूरे मिस्र पर सिकंदर आज़म का कब्जा था। उसने फतह की खुशी में एक ख़ास दरबार मुनक्किद किया और अंबर को इनाम इकराम देकर खिलत पेश की। सिकंदर आज़म ने भरे दरबार में इस हकीकत को तस्लीम किया कि अगर उसके ख़ास मुशीर अंबर का सलाह मशवरा शरीक ना होता तो उसके लिए मिस्र जैसी ताकत और सल्तनत को ज़ेर करना बहुत मुश्किल होता। सिकंदर ने मिस्र पर कब्जा करते ही सबसे पहली तवज्जो वहाँ के आवाम की खुशहाली की तरफ दी। उसने किसानों पर पहले से तमाम टैक्स माफ़ कर दिए। उनकी तरफ हुकूमत की तरफ से जो नाजायज़ कर्जे थे वो भी माफ़ कर दिए। सड़कें और पुल दोबारा तामीर कराए गए। खाने पीने की चीज़ों को सस्ता कर दिया गया। लोग सिकंदर से मोहब्बत करने लगे और उसे देवता समझने लगे। इसका असर सिकंदर पर हो रहा, वो भी अपने आप को देवता समझने लगा। हालांकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि अगर नाग पोटलमी को हलाक ना करता तो वो शायद ही थीबस शहर को फतह कर सकता। लेकिन खुशामदी दरबारियों और सिकंदर को अपनी खुशामद पसंद तबीयत ने काम कर दिखाया और सिकंदर को यकीन होने लगा कि वो वाकई एक देवता है। जब मिस्र की फतह के बाद सिकंदर का हौसला बढ़ गया, उसने मिस्र में अपना एक गवर्नर मुकर्रर किया और ईरान की तरफ कूच किया। ईरान पर शहनशाह दारा की हुकूमत थी। यह हुकूमत मिस्र से भी ज़्यादा ताकतवर हुकूमत थी। तमाम इलाके में दारा का दबदबा था। रियाया भी दारा से बहुत खुश थी। सिकंदर को भी एहसास था कि दारा के मुल्क ईरान को फतह करना एक मुश्किल काम होगा, मगर वो बढ़ते बढ़ते ईरान की सरहद के अंदर दाखिल हो गया। इसलिए उसने ईरान को फतह करने का दिल में फ़ैसला कर रखा था। दारा को भी यूनानी हुकूमत सिकंदर की पेशकदमी की एक एक पल की खबर मिल रही थी। जब यूनानी फ़ौज मायंदरान के करीब पहुंची तो दारा एक बेपनाह ताकतवर लश्कर लेकर सिकंदर के मुकाबले के लिए किले के बाहर निकलकर उसकी तरफ रवाना हुआ। एक मैदान में घमसान की जंग हुई। दोनों तरफ फ़ौजें बेजिगरी से लड़ीं। सिकंदर के हाथियों ने दारा की फ़ौज को बहुत नुकसान पहुंचाया। शाम को लड़ाई बंद हो गई और दोनों तरफ की फ़ौजें अपने अपने खैमों में चली गईं। इस पहली झड़प से ही सिकंदर को दारा की बेपनाह ताकत का एहसास हो गया। वो समझ गया कि अगर 2-4 दिन लड़ाई और जारी रही तो वो लड़ाई हार जाएगा। इस सूरत हाल से सिकंदर परेशान हो गया। उसने अरस्तू और अंबर से मशवरा किया। अरस्तू ने कहा, दारा एक इंसाफ पसंद और रहमदिल बादशाह है। रियाया उससे प्यार करती है। ईरान का बच्चा बच्चा उसके साथ है। ऐसे बादशाह को शिकस्त देना बहुत मुश्किल होता है जिसके साथ आवाम की ताकत हो। सिकंदर ने कहा, फिर क्या किया जाए? मैं यूनानी फ़ौज को शिकस्त भी नहीं देख सकता।
ارسطو نے کہا بس ایک ہی صورت ہے، اس دفعہ بھی ناگ کی مدد حاصل کی جائے۔ سکندر نے امبر سے مشورہ لیا تو اس نے صاف صاف کہہ دیا، سکندر اعظم، میں نے اور یوحنا نے آپ کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ کسی ایسے شخص کو ہلاک نہیں کرے گا جو بال بچوں والا ہو اور نیک ہو۔ دارا بال بچوں والا اور بے حد نیک دل حکمران ہے، اس لیے اسے ہلاک کر کے میں اور یوحنا گناہ گار نہیں بننا چاہتے۔ بہتر یہی ہے کہ اس دفعہ ہمیں معاف کیا جائے اور یونانی سپاہیوں کی مدد سے ہی ایران کو فتح کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس صاف انکار نے سکندر اعظم کو بھڑکا دیا۔ اس نے غصے میں امبر کی طرف دیکھ کر کہا، امبر، کیا تم بھول گئے ہو کہ کس کے سامنے کھڑے ہو اور کس کو اپنی مدد دینے سے انکار کر رہے ہو؟ امبر نے بڑی دلیری اور پرسکون ہو کر کہا، اے بادشاہ، میں اچھی طرح سوچ سمجھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں اس وقت یونان کے بادشاہ سکندر اعظم کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن میں اپنے ضمیر کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس کی طاقت دنیا کی سب طاقتوں سے زیادہ ہے، میں اپنے ضمیر کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ سکندر زندگی میں پہلی بار کسی کی طرف سے انکار سن رہا تھا۔ اس نے طیش میں آ کر کہا، اگر تم نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا تو تمہیں اور تمہارے سانپ دونوں کو بھڑکتی ہوئی آگ میں زندہ پھینک دوں گا۔ ارسطو کام کیا، مگر امبر اسی طرح پرسکون کھڑا رہا، کیونکہ اسے معلوم تھا سکندر اسے ہلاک نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، چاہے آپ مجھے زندہ آگ میں پھینک دیں، مگر میں ایک ایسے انسان کو مار کر گناہ مول نہیں لے سکتا جو نیک دل اور بے گناہ ہے۔ ارسطو نے امبر کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر امبر اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا، بلکہ الٹا اس سے کہا کہ وہ انسان پسند عالم ہو کر برائی کی طرفداری کیوں کر رہا ہے، برائی کے خلاف اس کے ساتھ مل کر آواز کیوں نہیں اٹھاتا۔ لیکن وہ خاموش رہا اور سکندر نے اسی وقت امبر کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی اسے زنجیریں ڈال کر خیمے میں لے گئے اور وہاں جا کر اسے بند کر دیا۔ امبر نے وہاں جاتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ سانپ کو اپنی جیب میں سے نکال کر کہا کہ اس کی جان خطرے میں ہے، اس لیے جہاں جان بچا کر بھاگ سکتا ہے بھاگ جائے۔ سانپ نے کہا، مگر میرے آقا، آپ کا کیا بنے گا؟ آپ کی جان بھی تو سخت خطرے میں ہے، میں آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ امبر نے کہا، ناگ، تم میری فکر نہ کرو، اس لیے کہ میں مر نہیں سکتا۔ سکندر کی ساری فوج بھی مل کر چاہے تو مجھے مار نہیں سکتی۔ وہ کیسے جناب؟ تم اس بات کو چھوڑو، تمہیں کہہ دیا کہ سکندر میرا بال تک بیکا نہیں کر سکتا۔ تم جان بچاؤ، وہ میرے ساتھ تمہارا بھی دشمن ہو گیا، وہ تم سے دارا کو قتل کروانا چاہتا ہے جسے ہم کبھی گوارا نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کی اور سکندر کی ساری باتیں سننی ہیں جناب، یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ سکندر کو تمہارا خیال نہیں آیا، ورنہ وہ اس وقت مجھ سے تمہیں چھین کر تمہارے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ شاید اسے ابھی تک توقع ہے کہ میں مان جاؤں۔ نہیں جناب، ہم ایک بے گناہ انسان کو ہلاک نہیں کر سکتے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ سانپ نے کہا، اگر میں یہاں سے چلا بھی جاؤں تو پھر آپ سے دوبارہ ملاقات کیسے ہوگی؟ ہم کسی نہ کسی طرح مل لیں گے۔ تم ایران کے بجائے روم کی طرف نکل جاؤ، میں یہاں سے فرار ہو کر تمہیں روم کے شہر میں کسی نہ کسی سرائے میں تلاش کر لوں گا۔ روم پہنچ کر تم دوسرے تیسرے وہاں کی تمام سراؤں میں چکر لگایا کرنا، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ سانپ نے کہا، مگر میرے محسن، میں آپ کی طرف سے وہاں پریشان رہوں گا، مجھے حکم کریں کہ میں سکندر کو ڈس کر ہلاک کر دوں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ امبر نے کہا، نہیں، ہمیں محض جان بچانے کے لیے ایک ایسے بادشاہ کو ہلاک نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کی رایا بے حد پیار کرتی ہو۔ جب ہم آسانی سے اپنی جان بچا سکتے ہیں تو پھر ہمیں اتنا بڑا قدم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم میرا کہا مانو اور یہاں سے کسی بھی روپ میں روم کی طرف چلے جاؤ، جو حکم میرے آقا۔ یہ کہہ کر ناگ خیمے سے باہر نکل ایک درخت کی طرف بڑھا۔ اتفاق سے سپاہیوں نے اسے دیکھا اور سانپ سانپ کا شور مچاتے تلواریں لے کر اس طرف دوڑے، مگر سانپ ان سے زیادہ ہوشیار اور تیز رفتار تھا۔ وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ سپاہی اس پر تیر برسانے لگے، یہ مرحلہ نازک تھا، اگر اسے تیر لگ جائے تو وہ اسی وقت مر سکتا تھا۔ ناگ درخت کے اوپر پہنچ گیا۔ اوپر پہنچ کر اس نے سپاہیوں سے مذاق کرنے کے لیے، انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے پھنکار ماری اور ایک کھلے بالوں والی چڑیل کی شکل اختیار کر کے ڈراؤنا کہکا لگایا۔ سپاہی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹے۔ اب سانپ نے ایک بار پھر پھنکار ماری اور ایک جنگلی عقاب کی شکل میں ظاہر ہو کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ سپاہی دم بخود ہو کر اسے دیکھتے رہ گئے۔ کسی کی آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہر سپاہی آنکھیں ملتے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ وہ سانپ نہیں تھا بلکہ ان کا وہم تھا۔ عقاب آسمان کی بلندیوں پہنچ کر ملک روم کی طرف اڑنے لگا۔ اس نے بلندیوں سے مازندران قلعے کے اندر ایرانی لشکر کو لڑائی کے لیے تیار ہوتے دیکھا اور دل میں دارا کے لیے فتح کی دعا مانگی، مگر تقدیر دارا کے خلاف تھی۔ قدرت نے تاریخ میں دارا کی شکست لکھ دی تھی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سکندر نے اسی روز قلعے پر پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر دیا اور خونریز جنگ کے بعد یونانی فوجیں قلعے کا دروازہ توڑ کر شہر کے اندر داخل ہو گئیں۔ دارا کے شاہی محل پر سکندر نے قبضہ کر لیا۔ دارا کی والدہ اور بیویوں کے ساتھ البتہ اس نے فراخ دلی کا سلوک کیا اور انہیں شاہی محل میں عزت کے ساتھ رہنے دیا، لیکن دارا کے جرنیلوں کو چن چن کر قتل کروا دیا۔ ایران کے تخت پر وہ بادشاہ بن کر بیٹھ گیا۔ یہاں آ کر اس نے پہلی بار مشرق کی شان و شوکت دیکھی۔ اس نے دیکھا
کہ ایران میں لوگ بادشاہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اسے اپنا دیوتا سمجھتے ہیں۔ چنانچہ سکندر نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ آسمانی دیوتا اپالو کا بیٹا ہے اور اپالو اس کا آسمانی باپ ہے۔ وہ بادشاہ تھا، بھلا اس کا حکم کون ٹال سکتا۔ درباریوں نے اسے دیوتا تسلیم کر لیا۔ لوگوں نے اس کے آگے سجدہ شروع کر دیا۔ اس نے اپنی فوج کا ایک خاص دستہ دارا کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ دارا محل چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ کام اس نے بادشاہوں جیسا نہیں کیا تھا۔ اسے بادشاہوں کی طرح سکندر کے سامنے آنا چاہیے تھا، جس طرح کہ بعد میں پنجاب کا بہادر راجہ پورس ایک بادشاہ بن کر سکندر کے سامنے آ گیا، اور جب سکندر نے اس سے پوچھا کہ اب جب کہ اسے شکست ہو چکی ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو پنجاب کے راجہ نے کہا تھا، وہی جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ مگر دارا نے بزدلی کا ثبوت دیا۔ وہ شاہی محل میں اپنی ماں، بیوی اور بیٹی کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود اپنے غلاموں کے ساتھ رتھ میں بیٹھ کر فرار ہو گیا تھا۔ سکندر کے سپاہی بھی اس کے تعاقب میں تھے، مگر دارا بہت دور نکل گیا۔ لیکن دارا کا وہی حشر ہوا جو ایک بھاگے ہوئے بزدل بادشاہ کا ہوا کرتا ہے۔ دارا نے اپنے ساتھ بے حد قیمتی ہیرو جواہرات کا صندوق بھی رکھ لیا۔ جو غلام اس کی حفاظت کر رہے تھے، ان کی نیت خراب ہو گئی۔ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ دارا کو ہلاک کر کے دولت آپس میں بانٹ لی جائے۔ چنانچہ ایک مقام پر جہاں دارا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکا، غلاموں نے خنجروں اور تلواروں سے اس پر حملہ کر دیا۔ دارا اکیلا دشمنوں میں گھر چکا تھا۔ اس نے دلیری سے مقابلہ کیا، مگر ایک تنہا آدمی 10-12 آدمیوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ دارا شدید زخمی ہو کر گر پڑا۔ غلام خنجروں سے اس پر ٹوٹ پڑے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایران کا عظیم الشان بادشاہ دوسرے ملک کی زمین پر خاک اور خون میں لتھڑا پڑا تھا، اور اس کے غلام، اس کے دشمن اس کی لاش کے آپس میں ہیرے جواہرات تقسیم کر رہے تھے، مگر وہ مر چکا تھا۔ وہ ان کے ہاتھ نہیں روک سکتا تھا۔ غلاموں نے سارے ہیرے جواہرات آپس میں تقسیم کر لیے اور رتھوں پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگ گئے۔ سکندر اعظم کو دارا کی عبرت انگیز موت کی خبر ملی تو اسے بڑا دکھ ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ دارا کے قاتلوں کو وہ جہاں کہیں بھی ہوں گرفتار کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ یونانی سپاہی قاتل غلاموں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ آخر انہیں مصر کی سرحد پر گرفتار کر لیا۔ جب سکندر کو خبر ملی کہ دارا کے قاتل گرفتار ہو گئے ہیں تو وہ خود ان کے پاس آیا اور ایک ایک سے پوچھنے لگا کہ انہوں نے ایک عظیم الشان بادشاہ کو قتل کیوں کیا۔ اگر انہیں ہیرے جواہرات لوٹنے تھے تو وہ اسے کسی درخت کے ساتھ باندھ کر بھی لوٹ سکتے تھے۔ قاتلوں نے زمین پر سجدہ کر کے معافی کی درخواست کی، اے عظیم بادشاہ، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم پر رحم کر۔ تم نے ایک ایسے بادشاہ کو قتل کیا جس کی عزت ہم بھی کرتے تھے۔ ہم اس کا ملک ضرور فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں دارا سے بڑی عقیدت تھی۔ وہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس کو قتل کر کے تم نے سکندر اعظم کے ایک دوست کو قتل کیا۔ تم لوگوں نے ایک ایسا گھناؤنا جرم کیا ہے جس کی سزا میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ میری شاہی تلوار دی جائے۔ فوراً سکندر کو اس کی شاہی اور بے حد تیز تلوار دی گئی۔ سکندر نے تلوار لہرائی اور ایک ایک کر کے اپنے ہاتھوں سارے قاتلوں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دیں۔ بعد میں تاریخ نے بھی اس واقعے کو لکھ دیا کہ سکندر نے دارا کے قاتلوں کو ڈھونڈ کر ان میں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کیا تھا۔ ایران کی فتح سے فارغ ہو کر سکندر نے ہندوستان کی طرف چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اب اسے خیال آیا کہ اس نے امبر کو قید خانے میں ڈال رکھا ہے۔ اس نے اسے بلا کر کہا کہ وہ سانپ کو پیش کرے۔ امبر نے کہا، سانپ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ سکندر کو بے حد غصہ آیا کہ اس نے اس کے دشمن کو بھگا دیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ مجھے اس کی جان عزیز تھی، میں اسے آپ کے ہاتھوں مروانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ آپ یقیناً اسے قتل کروا دیتے۔ سکندر نے ہاتھ اٹھا کر چیخ کر کہا، اس شخص کو میری آنکھوں کے سامنے دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے۔ اسی وقت میدان میں گڑھا کھود کر اس میں لکڑیوں کے ڈھیر پھینکنا شروع کر دیے۔ جب گڑھا منہ در منہ بھر گیا تو لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی۔ سارا دن اور ساری رات آگ بھڑکتی رہی۔ دوسرے روز گڑھے کے اندرونی انگارے سرخ ہو کر دہک رہے تھے۔ وہاں تپش اس قدر تھی کہ کوئی شخص گڑھے کے قریب کھڑا بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ سکندر اور ارسطو وہاں کے سکندر نے حکم دیا کہ امبر کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا جائے۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر امبر کو ہاتھوں پر اٹھایا اور 2-3 بار جھولا سا جھلا کر آگ میں پھینک دیا۔ موت امبر کو ہمیشہ کے لیے بھول چکی تھی، چنانچہ آگ نے اس پر کوئی اثر نہ کیا۔ سکندر کے سپاہیوں نے اسے آگ کے جلتے ہوئے جھرنوں میں پھینکا تو وہ انگاروں کے اوپر یوں بیٹھ گیا جیسے کوئی ٹھنڈے ٹھنڈے سرخ پھولوں پر جا کر بیٹھ جائے۔ سکندر اور ارسطو کا خیال تھا کہ وہ آگ کے گڑھے میں گرتے ہی جل بن کر بھسم ہو جائے گا، اس لیے وہاں سے اٹھ کر واپس محل میں چلے گئے۔ سپاہی بھی چلے گئے۔ صرف ایک پہرے دار موجود تھا، پہرا دیتا رہا۔ ساری رات گڑھے میں آگ دہکتی رہی اور امبر اس کے اندر دہکتے انگاروں پر بڑے سکون سے لیٹا رہا۔ اس کو ذرا سی دیر کے لیے نیند بھی آ گئی اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ جلتی ہوئی لکڑیاں ذرا نیچے ہوں تو وہ ان پر پاؤں رکھ کر باہر نکلے۔ صبح کے وقت آگ ذرا ہلکی ہوئی۔ گڑھا ابھی تک تندور کی طرح دہک رہا تھا، انگاروں سے سرخ تھا، مگر شعلے ختم ہو گئے، لکڑیاں جل جل کر کوئلہ بن گئی۔ امبر اٹھا اور بڑے بڑے دہکتے کوئلوں پر پاؤں رکھتا گڑھے کے اوپر کی طرف چڑھنے لگا۔ باہر پہرے دار سپاہی ادھر ادھر ٹہل کر دہکتے گڑھے کے باہر پہرا دے رہا تھا۔ اتنے میں امبر نے گڑھے میں سے سر نکالا۔ پہرے دار سپاہی نے ایک انسان کو زندہ حالت میں دہکتی آگ میں سے باہر سر نکالتے دیکھا تو وہ حیرانی سے پتھر بن گیا۔
उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। उसने आगे जाकर पूछा, तुम कौन हो? आग का सेंक और तपिश बेपनाह थी। सिपाही पीछे हट गया। अंबर आधा गड़े के अंदर और आधा बाहर था। उसने कहा, मैं वही हूँ जिसे कल आग में डाला गया था। सिपाही ने भी उसे पहचान लिया। वो वही अंबर था जिसे एक रात पहले खौफनाक भड़कती आग में सिकंदर आजम के हुक्म से उसकी आंखों के सामने डाला गया। मगर वो रात भर आग में रहने के बावजूद जिंदा कैसे रहा? अंबर गड़े में से बाहर निकलकर सुर्ख लोहे की तरफ तपती गड़े की मुंडेर पर बैठ गया। सिपाही ने पूछा, मगर तुम जिंदा कैसे रहे? अंबर ने कहा, मैं 2000 बरस से जिंदा हूँ और हजारों बरस तक जिंदा रहूंगा। सिपाही ने इतना सुना उसका सर चकराया और धड़म से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो तो उसकी खुशकिस्मती थी कि एक गड़े के अंदर नहीं गिरा, वरना उस कदर आग में उसकी हड्डी पसली भाप बनकर उड़ जाती। अंबर गड़े में से निकलकर अभी थोड़ी दूर गया था कि उसे सिपाहियों ने पकड़ लिया और पूछा, तुम्हें तो हमने आग में फेंका था, तुम जिंदा कैसे हो? मैं उस आदमी का भूत हूँ। सिपाही डर कर पीछे हट गए। सारे शहर में शोर मच गया कि जिस आदमी को रात आग में डाला गया वो जिंदा हो गया। वो जला नहीं, आग ने उसका एक बाल तक नहीं जलाया। यह खबर सिकंदर और अरस्तु तक पहुंची तो वो दम बखुद रह गए। सिकंदर ने अरस्तु की तरफ देखा। दोनों उठकर शाही महल से निकलकर बाग में आ गए। सिपाही अंबर को लिए चले आ रहे थे। सिकंदर और अरस्तु ने उसे फौरन पहचान लिया। उन्होंने सिपाहियों को वहां से चले जाने को कहा और अंबर को साथ लेकर महल में आ गए। सिकंदर बेहद हैरान था कि ये शख्स इतनी भयानक आग से कैसे बच गया। ये क्या कोई देवता है? अरस्तु खुद बहुत तज्जुब में था। उसकी सारी अकल और हिसाब किताब यहाँ आकर फेल हो गया। दुनिया का कोई असूल साबित नहीं करता था कि एक आदमी आग में गिरकर भी जिंदा रहे। सिकंदर ने अंबर से पूछा, सबसे पहले ये बताओ कि ये सब कुछ क्या है? तुम आग में रात भर जिंदा कैसे रह गए? अरस्तु ने पूछा, पहले ये बताओ कि तुम आग में गिरे थे या नहीं? अंबर ने कहा, मैं आग में गिरा था। इसके गवाह आपके सिपाही हैं जिन्होंने मुझे आग में अपने हाथों से धक्का दिया। फिर आग ने तुमको जिंदा क्यों नहीं जलाया? अरस्तु ने पूछा। अंबर ने कहा, इसलिए कि आग मुझ पर असर नहीं करती। सिकंदर ने कहा, वो क्यों? अंबर बोला, इसलिए कि आग मुझ पर हराम है। वो किस तरह? सिकंदर ने पूछा। अंबर ने कहा, वो इसलिए कि मैं मर नहीं सकता। मुझे आज से 2000 बरस पहले एक बुजुर्ग ने दुआ या बद्दुआ दी थी कि मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। बादशाह आएंगे और मर जाएंगे, तहजीबें आएंगी मिट जाएंगी, मगर मैं जिंदा रहूंगा। मौत मुझे फना नहीं कर सकती। ये सुनकर अरस्तु और सिकंदर और ज़्यादा परेशान हो गए। अरस्तु ने पूछा, तो क्या तुम हज़ारों बरस से ज़िंदा हो? अंबर ने कहा, हाँ, मैं 2000 बरस से ज़िंदा हूँ। मैं फ़िरौन मिस्र का बेटा हूँ। मैं आज से 2000 बरस पहले मिस्र के शाही महल में पैदा हुआ और शाही महल में शहजादों की तरह मेरी परवरिश हुई। सिकंदर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्या तुम सच कह रहे हो? अंबर ने कहा, मुझे आपको यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं। इत्तफाक से आपने खुद देख लिया आंखों से कि मौत मुझ पर हराम है। आपने मुझे दहकती आग में डाला, जहाँ मैं रात भर आराम से सोया रहा और सुबह आग के जहन्नम से बाहर निकल आया। मगर अब भी आपको मेरी बात का एतबार नहीं, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं आपको यकीन दिलाता फिरूँ, मैं जा रहा हूँ। सिकंदर ने आज़म ने आके बढ़कर अंबर के कंधे पर मोहब्बत से हाथ रखकर कहा, आज से तुम्हें मैं अपना भाई कहूँगा। मेरे भाई, मैं अपने आपको दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझूंगा अगर तुम मेरे पास रह जाओ। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, सिकंदर आज़म, तुमने अपने हुक्म से मुझे आग में फेंकवा दिया। मैंने तुम्हें एक ख़तरनाक बीमारी से निजात दिलाई। तुमने एहसान फरामोशी का सबूत देकर मुझे हमेशा के लिए अपने आप से दूर कर लिया। मैं एक गरीब फ़कीर के झोंपड़े में रह सकता हूँ, मगर तुम जैसे एहसान फरामोश बादशाह के महल में नहीं रह सकता। तुमने मुझे आग में डाला और मैं ज़िंदा रहा। तुम अगर मुझे किले की आखिरी मंजिल से भी गिरा देते तो मैं फिर भी ज़िंदा रहता। सिकंदर शर्मसार हो गया। अरस्तु ने भी अंबर की मिन्नत समाजत की, मगर उसने किसी की न मानी और चुपके से महल से निकल आया। ईरान की तबाही का उसे बेहद दुख था। उसे बहुत अफसोस था कि वो सिकंदर के खिलाफ शहनशाह दारा की मदद न कर सका। वक्त पर अब पानी सर से गुजर चुका था। शहनशाह दारा को उसके अपने ही गुलामों ने हलाक कर दिया। ये शुरू से ही अंबर देखता आया कि हमेशा अपनों ने ही दगा दिया। बड़े बड़े बादशाह हमेशा अपने अजीज़ों और जनरलों के हाथों कत्ल हुए। उस वक्त अगर दारा जिंदा होता और कहीं फरार हो चुका होता तो अंबर ज़रूर उसकी मदद करता और सिकंदर को शिकस्त देकर ईरान का तख्त दोबारा दारा के हवाले कर देता। इन्हीं ख्यालात में गुम वो शाही महल से बाहर एक बाग में आ गया। वहाँ एक पत्थर का तख्त सा बिछा था। वो उस पर बैठ गया और सोचने लगा कि वहाँ से मुल्क रोम की तरफ किस तरह जाए। तिब्बत के राजा का हीरा उसके पास था, मगर वो उसे फ़रोख्त नहीं करना चाहता था। ये हीरा नेक दिल बादशाह की निशानी थी जिसे वो अपने पास ही रखना चाहता था। उसे मरजाना के बाप यूरेडिस का ख्याल आया कि वो क्रेट के सूबे में जाकर मरजाना के बाप से सोने के कुछ सिक्के हासिल करे ताकि बहरी जहाज़ में सवार होकर रोम तक का सफ़र कर सके। मगर फिर उसकी तबीयत ने गवारा न किया कि मरजाना के बाप के सामने जाकर हाथ फैलाए। अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अंबर ने पलट कर देखा। एक घने बालों और घनी दाढ़ी वाला दरवेश किस्म का आदमी फटे पुराने कपड़ों में मलबूस के पीछे खड़ा था। अंबर ने कहा,
तुम कौन हो बाबा? दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा। तुम मुझे नहीं पहचान सकोगे, बहरहाल मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। अंबर ने कहा, अगर तुम मेरे हमदर्द हो तो मेरी मदद करो। दरवेश ने कहा, तुम्हें किस किस्म की मदद चाहिए? मुझे एक तेज़ रफ्तार घोड़ा चाहिए जो मुझे बहिरा रोम की बंदरगाह तक पहुंचा सके, और फिर कुछ किराया चाहिए जिसकी मदद से मैं बादवानी जहाज़ में सवार होकर रोम पहुंच सकूं। दरवेश ने कहा, यह कोई मुश्किल बात नहीं। अगर मैं तुम्हें घोड़े और जहाज़ के बगैर ही मुल्क रोम पहुंचा दूं तो क्या ख्याल है? अंबर ने हैरानी से कहा, यह कैसे हो सकता है? दरवेश ने कहा, अगर तुम 2000 बरस तक जिंदा रह सकते हो तो फिर यह भी हो सकता है कि तुम्हें यहाँ से उड़ाकर रोम पहुंचा दिया जाए। बोलो, क्या तुम तैयार हो? क्यों नहीं, मैं सर से लेकर पाँव तक तैयार हूँ। दरवेश बोला, तो फिर आंखें बंद करो। अंबर ने आंखें बंद कर ली। एक बिजली सी उसकी आंखों के सामने चमकी। जब उसने घबरा कर आंखें खोली तो वो ईरान में नहीं था, एक ऐसे गांव के बाहर खड़ा था जहां हरी भरी सरसब्ज पहाड़ियों में घिरा हुआ था। ऊंचे ऊंचे दरख्त ठंडी हवा में झूम रहे थे। अंबर समझ गया कि वह रोम पहुंच चुका है। अब उसकी तस्दीक थी, यानी वो ये मालूम करना चाहता था कि वो वाकई रोम में है। इस ख्याल के साथ ही वो गाँव की तरफ बढ़ा। सामने एक चश्मा था जहाँ 2 औरतें सुराइयों में पानी भर रही थी। अंबर ने उनके पास जाकर पानी मांगा। औरतों ने उसे पानी दिया। अंबर ने पूछा, ये कौन से मुल्क का गाँव है? पहले तो औरतों ने ताज्जुब से अंबर की तरफ देखा कि एक ऐसा मुसाफिर है जिसे ये भी मालूम नहीं कि वो किस मुल्क में सफ़र कर रहा है। फिर उनमें से एक बोली, तुम मुल्क रोम के एक गाँव के बाहर खड़े हो। दूसरी औरत ने कहा, भाई तुम कहाँ से आए और तुम्हें कहाँ जाना है? अंबर ने उन्हें बताया कि वो मिस्र से आ रहा है, रोम शहर जाने का इरादा रखता है। औरतों ने कहा कि रोम शहर वहाँ से 6 रोज़ के सफ़र पर है। वो अकेला बगैर घोड़े या खच्चर के वहाँ नहीं पहुँच सकता। अंबर ने कहा, क्या इस गांव में रात बसर करने को जगह मिल जाएगी? एक औरत बोली, गांव में एक मामूली सी सराय है, तुम वहाँ ठहर सकते हो। औरतें अंबर को साथ लेकर गांव की सराय में छोड़ गईं। उस सराय में सराय के मोटे गंजे ठिगने कद के मालिक और अंबर के सिवा और कोई भी नहीं था। गंजे मालिक ने उसे जिस कोठली में जगह दी उसकी दीवारों की ईंटें उखड़ चुकी थीं और आधी छत बैठी हुई थी। गंजे मालिक ने उससे पूछ लिया कि उसके पास सोने के सिक्के हैं। अंबर ने यूं ही कह दिया कि हाँ, बहुत सिक्के हैं। रात उसने सराय में किसी न किसी तरह बसर की। दिन चढ़ा तो अंबर को फिक्र हुई कि कुछ पैसे और खच्चर या घोड़ा कहाँ से हासिल किया जाए। उधर सराय के मालिक ने तकाजा शुरू कर दिया कि किराया रोज़ के रोज़ अदा करना होगा। वो रात भर का किराया मांगने लगा। अंबर ने कहा, मैं अभी आकर तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम मेरी चादर अपने पास रखो। अंबर ने रेशमी चादर सराय के मालिक के पास ही छोड़ दी और ख़ुद गाँव की गलियों से होता वो बाहर चश्मे के पास आकर बैठ गया। उसने चश्मे के ठंडे पानी से मुँह हाथ धोया और ताज़ा दम होकर सोचने लगा कि पैसे कहाँ से हासिल किए जाएं। वो अगर चाहता तो अपनी करामत के ज़ोर से वहाँ दौलत पैदा कर सकता था, मगर उसे गवारा नहीं था कि इतनी छोटी सी बात के लिए बड़ी ताकत को इस्तेमाल करे। वो वापस सराय में आ गया। उसने सोचा कि वो सराय के मालिक से कहेगा कि उसे अपने बर्तन साफ़ करवा कर सराय में रात बसर करने का किराया वसूल कर ले और वो आगे खुद पैदल ही सफ़र करेगा। सराय में आकर जब उसने गंजे मालिक से बर्तन मांजने को कहा तो वो आग बबूला हो गया और अंबर पर बरस पड़ा। मैं तो तुम्हें यहाँ कैद करके रखूँगा। तुमने अगर मेरा किराया ना दिया तो तुम्हारे सारे कपड़े उतरवा कर तुम्हें नंगा करके जलील करके यहाँ से भेजूंगा। तुम तो मुझे कोई चोर मालूम होते हो। मैं तुम्हें लोगों से निपटना खूब जानता हूँ। अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ। अभी मैं पुलिस को इतला देता हूँ। अंबर को गुस्सा आया कि ये किस किस्म का अहमक आदमी है। उसने गंजे मोटे को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। सराय का मालिक गुस्से में इधर उधर टहल रहा था और अंबर को गालियाँ दे रहा था। अंबर ने ज़मीन पर से मट्टी उठाकर मुट्ठी में बंद की और कहा, देखो ये मेरे हाथ में क्या है। सराय के मालिक ने कहा, ये चालाकी मुझे ना दिखाओ, मैंने तुम जैसे झूठे मदारी बहुत देखे हैं। अब तो तुम्हें मेरे चुंगल से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें तो सारी ज़िंदगी मेरा ग़ुलाम बनकर रहना होगा। हाँ, ग़ुलाम बनकर। अंबर ने मुट्ठी में पकड़ी मट्टी गंजे मालिक के पाँव में फेंक दी। मट्टी का ज़मीन पर गिरना था कि वहाँ छोटे छोटे बेशुमार सांप पुकारने और रेंगने लगे। सराय के मालिक के मुँह से चीख निकल गई, अरे देवताओं के लिए क्या कर रहे हो? इन्हें हटाओ यहाँ से। अरे मैं मर गया, अरे मैं मर गया। बोलो, क्या किराया वसूल करोगे? सराय का मालिक हाथ जोड़कर बोला, हरगिज़ नहीं, किराया माफ़ किया। अंबर फिर बोला, एक ताज़ा दम घोड़ा भी दोगे या नहीं? ज़रूर दूंगा, अभी ले लो, अभी जाकर ले लो। अंबर ने सांपों की तरफ हाथ फैलाया। सारे सांप अंबर के बाजू पर आकर लटकने लगे। अंबर ने सराय के मालिक से कहा, चलो अपने हाथ से घोड़ा खोलकर मुझे दो। ज़रूर, चलो ज़रूर। गंजा मालिक नौकरों की तरह अंबर के आगे आगे चल पड़ा। अस्तबल में कई घोड़े बंधे थे। अंबर ने सबसे मोटा ताज़ा घोड़ा पसंद किया। गंजे ने उसी वक्त घोड़ा खोलकर अंबर के हवाले कर दिया। अंबर घोड़े पर सवार हुआ और सांपों वाला हाथ ज़मीन पर झटक दिया। सांप ज़मीन पर गिरते ही गायब हो गए। सराय का गंजा मालिक डर कर कमरे में की तरफ भाग गया। अंबर घोड़े पर सवार सराय से निकलकर गांव की ऊंची नीची गलियों से गुजरता गांव से बाहर आ गया। एक पथरीली सड़क गांव से दूर तक चली गई थी।
अंबर ने मालूम कर लिया यही वो सड़क है जो रोम की तरफ जाती है। वो दिन चढ़े गांव से चला, सारा दिन सफ़र करता रहा। दोपहर के बाद पक्की सड़क ख़त्म हो गई और उसकी जगह कच्ची सड़क ने ले ली। उसके दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। सड़क पहाड़ी ढलानों और वादियों में से होकर गुजर रही थी। मौसम इस इलाके में सर्द था। मिस्र और अफ्रीका की गर्मी बिल्कुल नहीं थी। रात को अंबर ने एक जंगल के किनारे क़याम किया और जंगली फल खाकर लेट गया। रात में सर्दी की वजह से उसे पूरी नींद ना आ सकी। सुबह धूप में कुछ सुकून मिला। चश्मे पर मुंह धोकर उसने दोबारा अपना सफ़र शुरू कर दिया। इसी तरह 5 दिन और 5 रातें अंबर रोम शहर की तरफ सफ़र करता रहा। छठे रोज़ शाम के करीब वो एक अजनबी और वीरान से महल के पास पहुंचकर रुक गया। ये किसी पुराने शाही महल के खंडर मालूम होते थे। सतून टूटकर गिरे हुए थे और 12 दरियों में लंबी लंबी घास उगी रही थी। अंबर ने सोचा यहाँ रात गुजारी जाए। इस ख्याल से वो घोड़े से उतरा ही था कि उसे किसी औरत की चीख सुनाई दी। वो वहीं रुक गया और जिधर से चीख की आवाज़ आई थी उधर को देखने लगा। चीख एक बार फिर फिजा में गूंज उठी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई शख्स किसी औरत को कत्ल करने की कोशिश कर रहा हो। अंबर ने घोड़ा वहीं खड़ा किया और चीख के ताकुब में चल पड़ा। चीख की आवाज़ किस औरत की थी? सांप ने रोम में अंबर से कहाँ मुलाकात की? लकड़ी के घोड़े में छुपी फौज ने किले पर कैसे हमला किया? अंबर ने सिकंदर आज़म की मौत की खबर कहाँ सुनी? ये सब कुछ आप इसी सिलसिले की अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।